गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ब्लड सर्कुलेशन का हमारा चैप्टर चल रहा था और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए है आज हम ब्लड कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा होता है उसके अंदर ब्लड का फ्लो किया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा। और इसके लिए जो ऑर्गन होता है हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ये जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके द्वारा मिलता है, जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन होती है उसका पूरी बॉडी के अंदर उसको भेजा जाता है। और ये जो ब्लड है इसकी स्टडी को हम हिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नॉन एज हिमेटोलॉजी। ये हमें पता होना चाहिए। जिस भी वर्ड के आगे लॉजी हम लगा देते हैं तो उसे हम स्टडी के नाम से जानते हैं कि मीन्स उस पर्टिकुलर थिंग की उसमें स्टडी की जा रही है। ये जो ब्लड है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्योंकि अधिकतर हम क्या मानते हैं, हमारे माइंड में ये सेट होता है कि अगर टिश्यू है तो वो ज़रूर सॉलिड होगा, लेकिन ये जो ब्लड है वो टिश्यू है और ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मीन्स जो जोड़ने वाला। इसका कलर आप सब जानते ही हैं। और इसकी जो पीएच है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी पीएच 7.4 होती है। जैसा कि हम जानते हैं पीएच की जो रेंज है वो 1 to 14 होती है। इसमें 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, और जो 7 होती है वो न्यूट्रल पीएच होती है। और जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। और जो मात्रा है ब्लड की वो नियर अबाउट 5 लीटर, या हम यूँ कह सकते हैं जो ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो 8% है, 8% है, वो ब्लड पाया जाता है। जैसे सपोज़ अगर किसी का ब्लड है, सपोज़ अगर किसी का बॉडी वेट 100 किलो है तो उसमें 8 लीटर ब्लड पाया जाएगा। तो इस तरह से बॉडी वेट से इसका रिलेशन होता है। अब हम देख लेते हैं इसका कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सेलुलर कंपोजिशन एंड नॉन सेलुलर कंपोजिशन। जो सेलुलर कंपोजिशन होती है उसमें ब्लड सेल्स को हम लेते हैं, और इसके जो नॉन सेलुलर कंपोजिशन होती है उसमें हम जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम काउंट करते हैं। मीन्स जो ब्लड का द्रव वाला भाग है उसके अंदर जो सॉलिड भाग है वो एक तरह से सस्पेंडेड रहता है, उसमें तैरता रहता है। तो जो सेलुलर कंपोजिशन है उसमें ब्लड में जितनी भी टाइप्स की सेल्स होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। और जो नॉन सेलुलर कंपोजिशन है उसमें हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं, यानी जो प्लाज्मा है इसका द्रव वाला जो भाग है, लिक्विड वाला पार्ट है ब्लड का, उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, और जो 45% होता है वो सेलुलर कंपोजिशन होता है, मीन्स सेल्स होती हैं। और प्लाज्मा के अंदर भी, जैसे प्लाज्मा को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर और इसका भी कुछ सॉलिड पार्ट होता है। और जो सेलुलर कंपोजिशन है उसमें 3 तरह की सेल्स हम पढ़ेंगे, और वो 3 तरह की सेल्स कौन कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। आरबीसी फॉर रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी फॉर वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स, और थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं वो हैं प्लेटिलेट्स। अब हम देखते हैं कि जो नॉन सेलुलर कंपोजिशन है उसमें हमने अभी पढ़ा प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा में भी जो वाटर होता है, ज़्यादातर भाग वाटर का होता है, और उसमें जो सॉलिड वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा वाला जो पार्ट है उसमें मुख्यतः प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो ब्लड को ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान करने का काम करते हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि वो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर प्रदान करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें जो होते हैं वो सीरम एल्बुमिन्स होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है। और जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन है वो हम ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ने वाले हैं।
और इसके अलावा सीरम ग्लोबुलिन है, ये इसके मुख्यतः प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज, एंटीजन, एंटीबॉडी ये भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स, विटामिन्स और इसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये इसका प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है। अब ये जो हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसमें हमें दिखाई दे रहा है जो ब्लड है वो उसके दो पार्ट होते हैं, सेलुलर कंपोजिशन एंड नॉन सेलुलर कंपोजिशन। और जो सेलुलर कंपोजिशन है उसमें ब्लड कॉर्पसेल्स आती हैं, दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। और जो प्लाज्मा है इसके भी हम दो पार्ट्स इसके कर सकते हैं, दैट इज़ जो फर्स्ट पार्ट है वो वाटर हो जाएगा और जो सेकंड पार्ट है वो उसका सॉलिड पार्ट हो जाएगा, जिसमें सारे ब्लड जो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा हार्मोन्स, एंजाइम्स ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, इनको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहले आज हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सभी सेल्स की वो इम्पॉर्टेंट है और छोटे छोटे क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। तो ये जो पूरा ब्लड का कंपोजिशन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं आरबीसी को, आरबीसी दैट इज़ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और इनका जो न्यूक्लियस का शेप होता है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी ये ई न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लियस का शेप तो हम डब्ल्यूबीसी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस होता है उसका अलग अलग शेप होता है, लेकिन आरबीसी में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको ई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और इनका एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आरबीसी का कितना कितना नंबर मेल और फीमेल में प्रेजेंट होता है। जो मेल होते हैं, ह्यूमन बींग्स के मेल होते हैं, उनमें आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है और जो फीमेल्स होती हैं उनमें आरबीसी का नंबर कम होता है। तो इनका नंबर मेल में 5.1 टू 5.8 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक एमएम, और इसकी यूनिट जो है पर क्यूबिक एमएम, प्रति घन मिलीमीटर, ये आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोच लें कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें ही 5.1 से लेकर के 5.8 या फिर एवरेज हम कह सकते हैं 5.3 या फिर 5.4 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में ही इतनी सेल्स पाई जाती हैं, बट जो ब्लड का एक घन मिलीमीटर जो पार्ट है, एरिया हम देखते हैं पर क्यूबिक एमएम जो है उसमें 5.1 से 5.8 मिलियन, और हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ये 51 लाख से 58 लाख पर क्यूबिक एमएम ये सेल्स हो गई हैं, या फिर एवरेज हम 55 लाख भी कह सकते हैं कि मेल में जो है वो 55 लाख आरबीसी पर क्यूबिक एमएम पाई जाती हैं, और इसकी यूनिट हमें ज़रूर लिखनी है। और ऐसे ही फीमेल में जो आरबीसीज होती हैं वो एवरेज हम कह सकते हैं कि 45 लाख पर क्यूबिक आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। और आरबीसीज का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है, औसत जीवन काल होता है, वो 120 डेज होता है। 120 दिन तक आरबीसी, एक जो आरबीसी है वो ज़िंदा रहती है, और ये जो आरबीसी इसका जो लाइफ है वो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे एक आरबीसी का जीवन काल ख़त्म हुआ तो दूसरी आरबीसी का प्रोडक्शन होता रहता है, मींस नई जो आरबीसीज हैं वो हमारी बॉडी में कंटिन्यू लगातार ये बनती रहती हैं, और ये डेड होके इकट्ठी होती हैं ये आरबीसीज स्प्लीन में। और इसीलिए स्प्लीन को हम कहते हैं, जो स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं, और प्लीहा को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। मीन्स वहाँ पर जो मृत आरबीसीज होती हैं उनका कलेक्शन होता है, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, उनके डिस्ट्रॉय करके उनमें से जो पिगमेंट वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है, सेल्स उसकी जो साइटोप्लाज्म सारा वो बिखर के टूट के फिर जो अलग अलग पार्ट है उसको भी फिर से यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक ब्लड कंपोजिशन हमने पढ़ा, इसमें हमने डिटेल में आरबीसी की स्टडी की, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और जो ब्लड कंपोजिशन की जो और जो सेल्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये जो ब्लड कंपोजिशन का पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।